जिसकी जो बेसिस है चार्जेबिलिटी का अंडर दिस हेड, वो कैसे अराइव करेंगे। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये 5 स्टेप सिंपल प्रोसीजर मेंशन्ड है जिसके हमें पता चलेगा कि हम एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो सबसे पहला स्टेप है कि हम कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू GAV। उसको कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं। अब जो हम ये एनुअल रेंटल वैल्यू की बात कर रहे हैं, एनुअल वैल्यू की बात कर रहे हैं, जो हमने कहा कि सम विच प्रॉपर्टी इज एक्सपेक्टेड टू फैच आउट और फॉर विच इट इज़ लेट आउट फ्रॉम ईयर टू ईयर। अब अगर रेंटल टाइप वैल्यूज़ की बात करें तो जो हाउस प्रॉपर्टी है उसके अंदर कई तरह के अलग अलग तरह की टर्म्स यूज़ की जाएंगी, रेंटल टर्म्स, फेयर रेंट, म्युनिसिपल रेंट, एक्चुअल रेंट, रियल रेंटल वैल्यू। सो ये डिफरेंट टर्म्स हैं। म्यूनिसिपल रेंट्स मीन्स रेंट फिक्स्ड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटी, फेयर रेंट मीन्स रेंट एक्सपेक्टेड टू बी फेयर रेंटल वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी एंड अदर रिलेटेड पैरामीटर्स दैट द प्रॉपर्टी इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव। एक्चुअल रेंट, एक्चुअल अमाउंट ऑफ रेंट बीइंग रिसीव्ड। देन रियल रेंटल वैल्यू की अगर हम बात करें, अगर कोई कॉमन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है ओनर, गार्डनर की कोई और लिफ्ट एंड पंप फैसिलिटीज़, कोई और वॉचमैन की फैसिलिटीज़, तो जो रेंट मिल रहा है उसमें से इन सब के डिडक्शंस खर्चे माइनस करेंगे तो बाकी जो अमाउंट आएगा उसको बोलेंगे रियल रेंटल वैल्यू। सो अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये रेंटल वैल्यूज़ के कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। म्यूनिसिपल रेंटल वही कि लोकल टैक्सेस, जो म्यूनिसिपल टैक्स लगाने हैं तो म्यूनिसिपल अथॉरिटी क्या डिसाइड करती हैं वैल्यूज़ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ की, हाउस प्रॉपर्टी की उस एरियाज़ में। फेयर रेंटल वैल्यू जैसे कि अभी हमने बताया, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू इट कैन फैच। स्टैंडर्ड रेंट होता है, स्टैंडर्ड रेंट की अगर हम बात करें तो रेंट कंट्रोल एक्ट है हमारे यहाँ पर इंडिया में लागू है, तो उसके अंदर अगर कोई रेंट फिक्स किया गया है तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट। इज एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू विच शैल बी डिसाइडेड बेस्ड अपॉन कंपीटिंग क्लेम्स अगेंस्ट ऑल दीज रेंट्स। सो रेंट की जब हम बात करेंगे, अलग अलग कैटेगरीज की रेंट है हमारे पास। फेयर रेंट है, म्यूनिसिपल रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट है और रियल रेंट है, जैसे कि हमने बात की एक्चुअल रेंट। और उन सबको उनके सब में से हम डिसाइड क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। ठीक है जी। सो सबसे पहले प्रोसीजर देखते हैं हम क्या कर रहे हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू में। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में हमारे पास फेयर रेंट गिवन है तो हम फेयर रेंट को कंपेयर करेंगे म्यूनिसिपल रेंट से, और इन दोनों में से जो भी हायर वैल्यू होगी वो हमारी बन जाएगी एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू इन दोनों में से। देन हम उस एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू जो हमारी आई होगी फर्स्ट स्टेप में, सब स्टेप में, उसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ। सो अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट गिवन होगा तो उससे उसको कंपेयर करेंगे, और इफ़ अगर एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू जो फर्स्ट स्टेप में ज़्यादा आई थी, अगर वो स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा आती है तो उस केस में हम स्टैंडर्ड रेंट को ही कंसिडर करेंगे। ठीक है। या अगर एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट से कम आती है तो हम किसको कम लेंगे, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू को। सो इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आपका स्टैंडर्ड रेंट जो है, जो एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू फर्स्ट स्टेप में आई है जहाँ पर हमने फेयर रेंट और म्यूनिसिपल रेंट को कंपेयर किया था, सो अगर वो वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा आ जाए तो हमें स्टैंडर्ड रेंट का जो रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर वैल्यू फिक्स है उसको सरपास नहीं करना है, हमें स्टैंडर्ड रेंट की वैल्यू को ही प्रिज्यूम करना है। बट अगर वो एक्चुअल वैल्यू जो पहले में एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू आई है फेयर रेंट और म्यूनिसिपल रेंट को कंपेयर करते हुए, अगर वो स्टैंडर्ड रेंट जो एक आइडियल रेंट फिक्स्ड है अगर उससे कम है तो फिर हम कम वाली वैल्यू एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू को ले सकते हैं। बट अगर वो उससे स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा हो जाएगी तो हमें स्टैंडर्ड रेंट पर ही रुकना पड़ेगा, हम स्टैंडर्ड रेंट को आगे नहीं जा सकते। सो जो भी सिलेक्टेड फिगर आ जाएगी इस स्टेप के बाद उसको हम बोलेंगे सिलेक्टेड रेंट। ठीक है। उस सिलेक्टेड रेंट को फिर हम एक्चुअल रेंट जो रिसीव किया गया है या रिसीवेबल है उससे कंपेयर करेंगे, और दोनों में से जो हायर वैल्यू होगी वो हमारी बन जाएगी ARV, दैट इज एनुअल वैल्यू और एनुअल रेंटल वैल्यू। फिर अगर कोई क्वेश्चन में म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किए गए हैं उस हाउस प्रॉपर्टी पे ओनर द्वारा, तो वो या टेनेंट जो किराएदार है उसने पे किए हैं और रेंट में से उतने डिडक्ट कर लिए जब रेंट जो उसने ओनर को पे किया। सो इन दोनों केसेस में ही अगर म्यूनिसिपल टैक्सेस जो हैं वो पेड हैं तो वो ओनर द्वारा पेड ही माने जाएंगे और ARV में से वो अमाउंट माइनस किया जा सकता है। जो बैलेंस अमाउंट आएगा उसको हम बोलेंगे नेट एनुअल वैल्यू, एंड इट इज़ द नेट एनुअल वैल्यू दैट विल बी द बेसिस ऑफ
फाइनल इनकम अंडर दिस हेड नाउ। देन अगर हम बात करें एनएवी के अंदर, एनएवी से अंदर हम डिडक्शंस अलाउ करेंगे अंडर सेक्शन 24। कोई रिपेयर्स की है, कोई और मेंटेनेंस पे खर्चा किया है बिल्डिंग की, या कलेक्शन करने के लिए, रेंट कलेक्ट करने के लिए उसको आना जाना पड़ा, कुछ खर्चा किया कार वगैरह का किसी भी तरीके से, तो 30% अप टू अमाउंट ऑफ एनएवी दैट इज बीइंग अलाउड एज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर claiming any repairs or such charges which could have been made for collecting rent. Then दूसरा component क्या allowed है as a deduction from house property? Any interest on housing loan that may have been taken for construction or acquisition of house property. यही interest on housing loan as well as standard deduction allowed है as a deducting out of your net annual value. सो जो फाइनल हमारी वैल्यू बनेगी वो हमारी आ जाएगी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। सो अगर हम बात करें, सो दिस प्रेजेंट्स द ओवरऑल फ्रेमवर्क कि हम कौन कौन से केसेस जो हैं वो कंसीडर करेंगे वाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। सो बेसिकली हम जो कवर करेंगे, डिटरमिनिंग द एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 ए एंड बी। ए एंड बी में कौन कौन से सेगमेंट्स कवर होते हैं? एनी प्रॉपर्टी विच इज़ लेट आउट ऑन रेंट फॉर फुल ईयर एज वेल एज विच इज़ लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ ईयर एंड विच इज़ सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ ईयर। मतलब साल में कुछ हिस्से दौरान वो किराए पे दी गई और कुछ हिस्से दौरान कुछ समय के लिए वो ओनर खुद रहा उसमें। देन अगर हम बात करें डिटरमाइनिंग एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 एंड सी, तो उस केस में कौन कौन से केसेस हैं? लेट आउट के ही केसेस हैं, 2 केसेस हैं। वैकेंसी वाले केसेस हैं जो 1C कवर करता है सबसेक्शन, वो करता है वैकेंसी के केसेस। लेट आउट प्रॉपर्टी है विच इज़ केप्ट वेकेंट फॉर फुल ईयर, पूरे साल ही वो किराए की प्रॉपर्टी थी, बट किराए के लिए प्रॉपर्टी थी, बट वो पूरा साल ही खाली रही, कोई ऑक्यूपेंट नहीं आया। और लेट आउट प्रॉपर्टी विच इज़ केप्ट वेकेंट ओनली फॉर पार्ट ऑफ ईयर। एंड फाइनली अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एंड विच इज़ केप्ट एज वेकेंट। जैसे कि हमने केस में बात करी थी शुरुआती सेशन में कि उसके पास खुद की भी प्रॉपर्टी भी है और वो खुद रेंट पे कहीं और सिटी में या सेम सिटी में कहीं रह रहा है जॉब के कारण, प्रोफेशन के कारण। सो जो चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है पर वो खाली है, उसकी वैल्यू भी हम डायरेक्टली क्या प्रिज्यूम करते हैं? निल। तो अगर हम बात करें ओवरऑल प्रोसीजर की, तो फंडामेंटली दोनों केसेस में ही अंडर दिस सेगमेंट एज वेल एज अंडर दिस सेगमेंट ब्रॉड फ्रेमवर्क सिमिलर रहेगा विद अ लिटिल वेरिएशन। सो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे? हम कंपेयर करेंगे फेयर रेंट को म्यूनिसिपल रेंट के साथ, जैसे कि हमने पिछले पॉइंट में देखा था, और दोनों में से जो हायर वैल्यू होगी वो हमारी बन जाएगी एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। देन उसके बाद अगर स्टैंडर्ड रेंट एप्लीकेबल है तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि क्या ये जो एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू फर्स्ट स्टेप में ऑब्टेन की गई है, क्या ये स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा है? अगर ज़्यादा है तो स्टैंडर्ड रेंट ही हमारी जो है वो वैल्यू होगी, क्योंकि हम उसको सरपास नहीं कर सकते, क्योंकि वो रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है, एक लीगल हमारे पास बाइंडिंग है। सो अगर एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू से कम है स्टैंडर्ड रेंट से, तो जो एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू जो कम वाली वैल्यू है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, और जो सिलेक्टेड फिगर होगी उसको बोला जाएगा सिलेक्टेड रेंट, जो कि हमने पिछले सेगमेंट में भी किया था। सिमिलरली अगर यहाँ पर भी बात करें तो अगर स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा है तो स्टैंडर्ड रेंट ही, कम है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू, और जो वैल्यू है उसको बोला जाएगा सिलेक्टेड रेंट। अभी तक का क्राइटेरिया दोनों केसेस में सेम चलेगा। फ़र्क कहाँ पर आएगा? स्टेप 3 में अगर हम लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ ईयर और फुल ईयर की बात करें और वैकेंसी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? जो सिलेक्टेड रेंट है उसको हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड के साथ, और जो हायर वैल्यू है वो बन जाएगी एनुअल रेंटल वैल्यू। बट अगर वो प्रॉपर्टी खाली रही, वैकेंट, सो एक्चुअल रेंट के साथ जब हम उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है, तो उस केस में हम जो भी इफ़ ऑन अकाउंट ऑफ सच वैकेंसी, खाली रहने के कारण जो रेंट रिसीव्ड है जो कम था, सो एनुअल वैल्यू शैल बी रेंट रिसीव्ड अगर वो कम था, अदरवाइज द हायर वैल्यू शैल बी द एनुअल रेंटल वैल्यू दैट इज रेंट बीइंग रिसीव्ड। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटेशन इन बोथ द केसेस। सो अब हम इस कॉन्सेप्ट को इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी को और इन 4 टाइप के जो रेंटल वैल्यूज हैं इनको देखते हैं, स्टडी करते हैं 2 छोटी इलस्ट्रेशंस के थ्रू। सो इन 4 प्रॉपर्टी के केस में हम फाइंड आउट क्या करेंगे? हम फाइंड आउट करेंगे एनुअल रेंटल वैल्यू क्या है, और दूसरी इलस्ट्रेशन करेंगे मिस दीक्षा के पर्टेनिंग
सो वहाँ पर देखेंगे क्या पर्टिकुलर्स हैं उसके। सो आइए सबसे पहले इस फर्स्ट इलस्ट्रेशन को सॉल्व करते हैं, जहाँ पर देखते हैं 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं ए बी सी डी और उनके अलग अलग कैटेगराइजेशन है। म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू गिवन है हमें, फेयर रेंटल वैल्यू गिवन है, स्टैंडर्ड रेंट गिवन है और रियल रेंट गिवन है। 4 चीज़ें गिवन है। अब पहली प्रॉपर्टी के केस में स्टैंडर्ड रेंट एप्लीकेबल नहीं है, जबकि बाकी केसेस में स्टैंडर्ड रेंट एप्लीकेबल है। तो देखते हैं कि हम जो एनुअल रेंटल वैल्यू है वो कैसे कंप्यूट करेंगे, क्या वैल्यू आएगी इन अलग अलग प्रॉपर्टीज के केस में। सो सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टी ए का केस। सो जब हम प्रॉपर्टी ए की बात करें, ठीक है, हमारे पास सबसे पहला क्या रूल है, हम म्युनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करेंगे फेयर वैल्यू से, फेयर रेंटल वैल्यू से। म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू हमारे पास है 60,000 और फेयर रेंटल वैल्यू है 75,000। सो हम यहां पर लिख लेते हैं इसको, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू इज 60,000, फेयर रेंटल वैल्यू इज 75,000। सो व्हाट डू वी डू, whichever is higher, so what do we do, whichever is higher is ERV, ठीक है। सो ERV हमारा क्या हो गया, ERV is now 75,000 because out of MRV and FRV 75,000 is the higher amount, ठीक है जी। अब उसके बाद हमें और क्या गिवन है, स्टैंडर्ड रेंट एप्लीकेबल नहीं है ए प्रॉपर्टी के केस में, और रियल रेंट जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है वो है 69,000। सो देन स्टैंडर्ड रेंट तो एप्लीकेबल ही नहीं है, तो हम क्या देखेंगे, एक्चुअल रेंट और रियल रेंट। रियल रेंट कितना है हमारे पास, 69,000, ठीक है जी। सो इन दोनों में से हम अगेन विच एवर इज हायर, एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू शैल बी आर ARV। सो हमारा ARV ए प्रॉपर्टी के केस में क्या हो जाएगा, 75,000। आइए अब दूसरा केस देखते हैं, प्रॉपर्टी बी के केस में। प्रॉपर्टी बी की अगर हम बात करें तो हमारे पास 48,000 म्युनिसिपल वैल्यू है, 60,000 फेयर रेंटल वैल्यू है, स्टैंडर्ड रेंट भी एप्लीकेबल है 72,000 और रियल रेंट 54,000। सो जब हम प्रॉपर्टी बी की बात करें तो हमारे पास म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू है हमारे पास 48,000, फेयर रेंटल वैल्यू है 60,000। सबसे पहले इन दोनों में से कंपेयर करेंगे। सो विच एवर इज हायर, दैट शैल बी ERV। ERV कितनी हो जाएगी, 60,000। जब ERV हो गई 60,000, फिर इसके वो हम किससे कंपेयर करेंगे, अब इट शैल बी कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में, 72। स्टैंडर्ड रेंट कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में, 72,000। सो नाउ ERV शैल बी कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड रेंट। सो जब ERV को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, सो ERV हमारे पास थी, ERV थी 60,000 और स्टैंडर्ड रेंट हमारे पास है 72,000। अब यहाँ पर हमें पता है कि अगर ERV इससे ज़्यादा हो जाए तो हम इससे ऊपर नहीं जा सकते, इतना ही रखना है। बट अगर ERV इससे कम है तो हम जो ERV है वो हमारी वैल्यू हो जाएगी, that is our value. So since ERV is less than standard rent, so selected rent will be ERV. So ERV is equal to 60,000 only. Then हमारे पास और क्या गिवन है, रियल रेंट, एक्चुअल रेंट। सो अब इस ERV को एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे और जो वैल्यू होगी हायर उसको ले लेंगे एनुअल रेंटल वैल्यू। रियल रेंट कितना है, 54,000, ठीक है।
सिंस ऑल दो दिस रेंट इज लेस देन ERV, सो हमारे पास क्या है, हमने कौन सा लेना होता है, हायर, विच एवर इज हायर। सो लोअर सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड रेंट के केस में हम देखते हैं, विच एवर इज हायर शैल बी आर एनुअल रेंटल वैल्यू। सो हायर कौन सा अमाउंट हमारे पास, 60,000, सो 60,000 शैल बी आर ARV, दैट इज एनुअल रेंटल वैल्यू नाउ। ठीक है, सो दिस अमाउंट विच इज ERV जो हायर था वो हमारा बन जाएगा ARV प्रॉपर्टी बी के केस में। एंड लाइकवाइज दिस विल बी द केस फॉर प्रॉपर्टी C एंड D। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड इलस्ट्रेशन की। 2019 को बिजनेस को किसी को रेंट पे दिया है और पर्टिकुलर्स गिवन है हमें, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू 1,44,000, फेयर रेंटल वैल्यू 1,48,000, स्टैंडर्ड रेंट 1,60,000 और एक्चुअल रेंट 1,80,000 और म्युनिसिपल टैक्सेस पे किए हैं 14,400। सो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एनुअल रेंटल वैल्यू क्या है इस प्रॉपर्टी की, क्योंकि दैट इज द बेसिस ऑन विच हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेस विल बी लेविड। सो आइए कैलकुलेट करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ मिस दीक्षा, ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस दीक्षा फॉर असेसमेंट ईयर 1920। क्यों, क्योंकि 2018 के पर्टिकुलर 19 के पर्टिकुलर गिवन है, सो हमारा असेसमेंट ईयर हो जाएगा रादर 2020-2021। ठीक है जी। सो अगर हम बात करें तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू एंड फेयर रेंटल वैल्यू अगर दोनों गिवन है तो उनको कंपेयर करें। म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू हमें गिवन है 1,44,000 और फेयर रेंटल वैल्यू 1,48,000। दोनों में से विच एवर इज हायर शैल बी सिलेक्टेड, सो दैट इज 1,48,000 FRV विच इज हायर। देन अब इसको हम किससे कंपेयर करते हैं, हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। सो जब हम स्टैंडर्ड रेंट की बात करें तो स्टैंडर्ड रेंट एप्लीकेबल है, क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 1,60,000। सो जब हम स्टैंडर्ड रेंट से इसको कंपेयर करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि क्या स्टैंडर्ड रेंट से ये ज़्यादा है या कम है। अगर कम है तो यही वैल्यू लेंगे, अगर स्टैंडर्ड रेंट से ये ज़्यादा है तो स्टैंडर्ड रेंट जो है वही वैल्यू हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी, हम उससे ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है जी। सो विच एवर इज लेस इन दिस केस, स्टैंडर्ड रेंट से जब कंपेयर करेंगे विच एवर इज लेस इज ERV। तो क्या है, एक्चुअल वैल्यू कम है, सो 148 शैल बी आर ERV नाउ। ठीक है जी। देन अगर हम बात करें एक्चुअल रेंट की, एक्चुअल रेंट हमें गिवन है, उससे कंपैरिजन करेंगे। एक्चुअल रेंट कितना क्वेश्चन में गिवन है, 1,80,000। अगेन द हायर अमाउंट शैल बी सिलेक्टेड, मिनिमम सिर्फ स्टैंडर्ड रेंट के केस में हम करते हैं। सो हायर अमाउंट अगर हम बात करें तो कितना है, एक्चुअल रेंट हमारे पास, एक्चुअल रेंट 1,80,000 हमें क्वेश्चन में गिवन है और म्युनिसिपल टैक्सेस जो हैं वो भी पे किए गए हैं। चलो पहले एक्चुअल रेंट से इसको कंपेयर करें, विच एवर इज हायर, विल बी ARV। ठीक है। सो हायर अमाउंट क्या है, 1,80,000। सो 1,80,000 हायर अमाउंट है तो हमारा ARV कितना हो गया, 1,80,000। बट अब कुछ म्युनिसिपल टैक्सेस भी पे किए गए हैं। सो वो जो म्युनिसिपल टैक्सेस पे किए गए हैं उस अमाउंट को कर देंगे इस अमाउंट में से माइनस, 14,400। सो जब उस अमाउंट को हम इस अमाउंट में से माइनस करेंगे तो जो हमारा रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा वो हमारा फाइनल होगा नेट एनुअल वैल्यू, जो NAV हमारी फाइनल वैल्यू है, नेट एनुअल वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी विच